आज का ये आयोजन बहुत ही संवेदनशील संदेश, नागरिक दायित्वों के प्रति सचेत करता हुआ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। ये उद्घाटन सत्र और उसके बाद पूरे दिन तकनीकी सत्र होंगे, जिससे हम एक सफल व्यवहारिक कार्य योजना बनाएं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करते जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, विकास, विरासत और पर्यावरण संरक्षण, इन सब का संतुलन लेकर ही उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये नया उत्तर प्रदेश ढल रहा है और अपनी गौरवशाली आभा से पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें। आज के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस महत्वपूर्ण आयोजन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान इस कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें आगे की रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण पाथेय साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत की परंपरा, लेकिन उससे पहले मैं एक मोह रोक नहीं पा रही हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्म दिवस है। हम सब तालियों के मंगल कामनाओं के साथ उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। उनका रक्षा कवच हम सब के लिए सदैव रहे। आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, हम सब की भावनाएं, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की भावनाएं यही हैं, मंगल कामनाएं यही हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री केपी मलिक जी से अनुरोध करूंगी कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक ये स्मृति चिन्ह देकर, जिसमें वट वृक्ष भी है और उसकी छाया में मानवता भी पल्लवित हो रही है, देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और तालियों के माध्यम से भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती हेकाली झिमोमी जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी को भी वो स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बात पर्यावरण की है और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुकरेल में एक वृक्ष मां के नाम इस महाअभियान का उद्घाटन करके आए हैं और आज के दिन ही उनका संकल्प है कि 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसी के लिए प्रतीक स्वरूप मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि मंच के सम्मुख वृक्ष कलश रखा है, उसमें जल अर्पित करके इस महाअभियान का शुभारंभ करें। ये प्रतीक है वृक्षारोपण का, एक पेड़ मां के नाम, जिसका इस बार का लक्ष्य है 35 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। हरा भरा लखनऊ, स्वच्छ लखनऊ, विकसित लखनऊ। नवनिर्माण के 9 वर्षों में एक एक उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वृक्षारोपण के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप देख रहे हैं मंत्रीगण जल अर्पित करके इस बात का संदेश भी दे रहे हैं कि वृक्ष लगाना है तो जल को भी बचाना है।
देव ऋण प्रकृति की उपासना से ही चुकाया जा सकता है। और अब मैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय के.पी. मलिक जी, यहाँ उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, जो हमारे विभाग के गाइड भी हैं। मुझे कहीं दिक्कत होती है, मैं उनसे सलाह करता हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया है। यहाँ उपस्थित हमारे हिकाली जमोमी जी, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, सुनील चौधरी जी, जो हॉफ हैं, आर.पी. सिंह जी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं, अनुराधा बैमुरी जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित फॉरेस्ट विभाग के तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको ये बता दूं कि एक ओर जहां संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जामान तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। इस अद्भुत संयोग को मैं प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूँ, क्योंकि जो नेतृत्व धरती, जल, वायु और वनों के संरक्षण को अपनी प्राथमिकता मानता है, प्रकृति स्वयं उसे अपने उत्सव के साथ जोड़ देती है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो बहुत समय तक हमारे प्रदेश की और देश की सेवा इसी तरह से करते रहें। इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, अर्थात प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। और ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ संतुलित साहित्य ही ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलित साहित्य रखेंगे तभी पर्यावरण सही रहेगा, वरना सही नहीं रहेगा। साथियों, अंधाधुंध प्रकृति का अंधाधुंध दोहन जो है वो पर्यावरण का एक बड़ा कारण। पर्यावरण जो है, जो बिगड़ रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, उसकी वजह मानव स्वयं में है। और इसलिए ज़रूरी है हमको अपनी आत्मा में सुधार करना होगा, अपने आप में सुधार करना होगा। हमारे मोदी जी कहते हैं पर्यावरण सुधार के लिए ज़रूरी है लाइफ के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम। माँ से प्यारी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। और मोदी जी के इस आह्वान पर जनता ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का आह्वान है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ जहाँ भी लगाओ, सुरक्षित जगह पे लगाओ और पेड़ को पानी का इंतजाम करो। जो पेड़ तुमने अपनी माँ के नाम लगाया है, 2-3 महीने बाद एक बार जाके देख लेना कि वो पेड़ जीवित है या नहीं, और एक बोतल पानी उसे डाल देना और अपनी माँ को याद कर लेना। मैं कहूँगा इससे ज़्यादा लोग माँ के नाम पे अटैच होकर, जिस तरह से जनता ने पेड़ लगाया है, 37 करोड़ पेड़ पिछले साल लगाए, पिछले 9 साल में 242 करोड़ पेड़ लगे हैं। हमारा यूपी का ग्रीन कवरेज एरिया 3,36,000 एकड़ बढ़ा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, तो मैं यही कहूँगा, लाइफ के अंदर हमारे मोदी जी का हम लोगों को कहना है, पानी बर्बाद मत करो, नदियों को गंदा मत करो, पानी को बचाओ, बिजली बर्बाद मत करो, कमरे के बाहर जाओ तो बिजली बंद करके जाओ, गंदगी मत फैलाओ, कूड़े का सही निस्तारण करो, रूफ टॉप सोलर लगाओ, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। नदियों को साफ़ रखना ज़रूरी है, तालाबों को साफ़ रखना ज़रूरी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए। आज हमें मोदी जी का जो कहना लाइफ, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये सभी के लिए ज़रूरी है,
किसी एक के कहने से या सरकार के खाली उससे नहीं होगा। हर इंसान को, हर मानव को लाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल को बचाएं, पैदल चलने की आदत डालें, घर से लेके चलो थैला, मत करो शहर को मैला। और मैं ये भी बता दूं, हमारे यहाँ ग्रीन कवरेज, मोदी जी का आह्वान और योगी जी का आह्वान पर जो पेड़ लगे हैं उससे जो हमारा सन 17 में एरिया था 9.1 आज 9.96 हो गया है। मतलब सैकड़ों साल में जाके 9.1 हुआ और इधर 9 साल में 9.96 हो गया, जो एक बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ 100 वेटलैंड रजिस्टर किए गए हैं जो अपने आप में बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। हमारे यहाँ रामसर साइट्स भी 2 बढ़ गई हैं, अब 12 हो गई हैं। वायु प्रदूषण भी हमारे लिए एक चुनौती है, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है आज से। उससे हमारी एयर भी और ज़्यादा क्लीन होगी और बहुत बेहतर होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति दृष्टि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उत्तर प्रदेश को हरित विकास और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। उनके जन्मदिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आज यही कहूँगा, हमें सबको सामूहिक रूप से लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, अपने काम ऐसे करने हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों, एनवायरनमेंट के नुकसान का कोई काम हम लोग ना करें और ये सभी के सहयोग से होगा, जनता के समर्थन से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पर्यावरण दिवस की और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, विस्तार से आज के इस आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए। और जैसा कि अभी माननीय ने बताया, कहा जाता है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक MOU साइन हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका हस्तांतरण होगा। मैं वर्ल्ड बैंक एशिया की प्रैक्टिस मैनेजर मिस एन जैकेट ग्लोबर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और CEO UP कैंप श्रीमती बी चंद्रकला जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आएं और इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये हस्तांतरण की प्रक्रिया करें। 2000 करोड़ 741 रुपए की वर्ल्ड बैंक की ये सहयोग की राशि, वास्तव में ये सिर्फ फाइल या कागज नहीं बल्कि आपसी विश्वास, साझेदारी और सामूहिक संकल्प को दिखाता है ये पल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई परियोजना का शुभारंभ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आज बहुत सारे लोगो, वेबसाइट, पोर्टल और बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ मंत्री महोदय के द्वारा बटन दबाकर किया जाएगा। ये एक पूरी एक श्रृंखला है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक पेड़ मां के नाम इस बटन दबाकर, साथ ही समस्त श्रृंखलाओं का बटन दबाकर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बढ़ता प्रदूषण, हरित आवरण, तपती धूप और हरित राज्य को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहे थे। इस दौरान धुएं और शोर से घुट रही थी और हमारी मिट्टी बिखर रही थी। फिर आया साल 2017 और उत्तर प्रदेश का एक दूरदर्शी महासंकल्प। 2030 तक का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, वैज्ञानिक सोच के साथ, ताकि स्वस्थ पौधों के चयन से 100% सुनिश्चित हो। बना एक जीवंत जन आंदोलन।
खुद आगे बढ़ने से लेकर स्कूल के बच्चों और समाज के हर के सभी विभागों को इस मुहिम से एक साथ जोड़ा गया। 2017 से 2025 जन में अब तक 242 करोड़ से अधिक हैं। भौगोलिक विविधता का सम्मान करते हुए नदी, चमचमाते एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारों तक लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश 14 से 15% के ऐतिहासिक लक्ष्य तक पहुंची है और वैज्ञानिक सूझबूझ से वनावरण में 38,000 एकड़ की वृद्धि। साल 2027 तक 70 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और नए विश्व कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। वैज्ञानिक सोच, प्रामाणिक आंकड़े और अटूट जन संकल्प हरित क्रांति की ओर अग्रसर। अभी आपने एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ बटन दबाकर किया, लेकिन इसी के साथ कई कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हो गया। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहचान उसके लोगों से होती है और यूपी कैंप लोगों का भी अनावरण आप देख सकते हैं। यूपी कैंप वेबसाइट का भी यूपी कैंप किस तरह से जानकारी एक फिल्म के माध्यम से आपको देते हैं और माननीय आशीर्वाद से इसी प्रकार उसका शुभारंभ भी होगा। ये छोटी सी फिल्म पिछले एक दशक में सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र यूपी में वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, आर्थिक चुनौती के रूप में उभरा है। आईजीपी का सबसे बड़ा राज्य चुनौती से अत्यधिक प्रभावित रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु जटिल और बहुक्षेत्रीय चुनौती को गंभीरता से स्वीकार किया है। पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक, न केवल देश के भीतर कि वैश्विक समुदाय के साथ भी काम कर रहा है। इसी दिशा में वर्ष 2023 तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों के सहयोग से क्लीन एयर प्लान यूकैप की नींव रखी गई। इस प्लान के वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की गई। अध्ययन आया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रदूषण का लगभग 40% हिस्सा के स्रोतों से आता है। पर्यावरण के लिए जो खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उसे परहेज करना, उसमें आपका भी वर्तमान का भविष्य सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश सरकार से शहरी प्रदूषण रोकथाम व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एयरशेड आधारित तंत्र को मजबूत करने जा रही है। इसी उद्देश्य से विभिन्न नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यूपी कैप है। इस व्यापक परियोजना की कुल लागत 2,700। परियोजना के तहत प्रदूषण रहित चूल्हों जैसे इंडक्शन चूल्हा, सोलर चूल्हा और बायोगैस आधारित प्रणालियों के उपयोग।
साथ ही इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक भारी वाहनों और को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योगों के लिए स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी और सड़क की धूल तथा अपशिष्ट की निगरानी के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। ग्रीन जाएगी। सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की क्षमता को मजबूत किया में जागरूकता और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास भी किए जाएंगे। यूपी कैम्प एक एयरशेड आधारित दृष्टि, इसका अर्थ है कि केवल शहरों को नहीं बल्कि पूरे राज्य को उत्सर्जन में कमी के लिए लक्षित किया जाएगा। यूपी कैम्प ये कि उत्तर प्रदेश के निवासी स्वच्छ वायु में श्वास लें, दीर्घायु, अधिक उत्पादक और समृद्ध बने। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश का सपना साकार होगा। इस फिल्म के माध्यम से आपने विस्तार से यूपी कैम्प की बात किस तरह काम करेगा। और अब प्रदेश में आर्द्र भू संवर्धन नियमावली 2017 के अंतर्गत की अधिसूचना से संबंधित संकलन एवं प्रदेश के वेटलैंड की जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे 100 वेटलैंड और इस पोर्टल पर आप जाएगी। वेटलैंड जैव विविधता भूमिका निभाते हैं। और अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मैं हूँ सारस हमारा राज्य पक्षी राज्य पक्षी हूँ, पर्यावरण का सच्चा साथी। प्रकृति ने हमें जीवन, वन, उपवन और विकास के संसाधन। अब समय है कि हम प्रकृति को कुछ दें, परिवर्तन लाकर। और मैं सारस साथी, बदलाव का सारथी। मेरा ये श्वेत अंग स्वच्छता का स्वप्न, सजगता का प्रण, नीला अंग वस्त्र, स्वच्छ पर्यावरण। हरी पुस्तक दे नियमों का उपदेश, रंग बिरंगे पंख का संकेत, लाल, नारंगी, हरा, नीला और सीधी संग मेरे जीवन का उद्देश्य। स्वच्छ देश, यही है महायोगी का संदेश। साथी ने कितने सुंदरतम ढंग से संदेश दिया। जिस तरह से कुकरेल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में इसका विकास हुआ है, उसी तरह जनपद श्रावस्ती स्थित गुलरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जा रहा होगा। उत्तर प्रदेश की प्रकृति आज भी अपने सबसे शांत, रहस्यमयी और सुंदर है। श्रावस्ती वन प्रभाग के भिनगा रेंज में गुलरा के नाला लगभग 80 हेक्टेयर में फैला ये क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और तब यहां जन्म लेता अद्भुत पारिस्थितिक संसार, जहां जल मिलकर प्रकृति का दुर्लभ संतुलन रचते हैं। पहचान है बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला, जिसे स्थानीय भाषा जाता है। ये दुर्लभ मीठे पानी की उत्तर प्रदेश की जैविक विरासत का एक अनमोल
के साथ जामुन, हल्दू और अनेक वनस्पतियां इसका जीवन प्रदान करती हैं। साथ ही शिकाकाई, सफर जैसे औषधीय पौधे भी इसकी प्राकृतिक समृद्धि को देते हैं। केन नाला केवल पेड़ों और जल का संसाधन, ये वन्य जीवों और पक्षियों का सुरक्षित आश्रय भी है। तेंदुआ, जंगल कैट, सियार, जंगली सुअर, आकाश में उड़ते गिद्ध, हेरॉन, स्टॉर्क और किंगफिशर इस क्षेत्र को पक्षी प्रेमियों और प्रकृति शोधकर्ताओं के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। विशेष रूप से गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति व्हाइट रम्प्ड वल्चर की उपस्थिति केन नाला की पारिस्थितिक महत्ता को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। केन नाला फ्रेश वाटर मैंग्रोव सफारी पर्यटकों को प्रकृति के बेहद शांत और अद्भुत अनुभव से जोड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने की पहल न केवल इस अनमोल पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की इस धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। लखनऊ स्थित कुकरेल के बाद केन नाला उत्तर प्रदेश का दूसरा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनने जा रहा है। ये उपलब्धि श्रावस्ती और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। केन नाला, जहां प्रकृति आज भी जीवित है अपने सबसे सुंदर स्वरूप में। आज एक और सुखद संयोग और उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए। आज उत्तर प्रदेश के 13वां रामसर स्थल की घोषणा की गई है। बलिया में सुरहा ताल आज उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल होगा और देश का 100वां रामसर स्थल बन गया ये। मैं माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि ये प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दें। सुरहा ताल रामसर स्थल देश का 100वां रामसर स्थल बनने की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल। और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रामसर स्थलों के डॉकेट और बुकलेट का भी विमोचन करें। आपके समक्ष लाया जा रहा है रामसर स्थलों के डॉकेट और बुकलेट का विमोचन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 9 वर्ष नव निर्माण के में पर्यावरण भी धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर है। और अब जैसा कि आप सब को मैंने पहले भी बताया था कि यूपी कैंप के लोगों को कैसे बनाया जाए, इसकी डिज़ाइन करने के लिए 100 स्कूलों के 2000 से अधिक विद्यार्थियों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसमें प्रोफेशनल्स और डिज़ाइनर्स ने भी भाग लिया, तब जाके ये लोगो तैयार हुआ। और इन बच्चों की जो ये प्रतियोगिता थी उसमें विजेताओं को अब पुरस्कार दिया जाएगा। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगी कि अपने आशीर्वाद के साथ उन्हें ये पुरस्कार दें। माही राजा कक्षा 7 प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए की राशि। आगे जाएं बेटा। 50,000 रुपए की धनराशि का प्रथम पुरस्कार ललितपुर की ये हैं। द्वितीय पुरस्कार कन्नौज की कुमारी सुम्बुल फातिमा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और तृतीय पुरस्कार मिर्जापुर की कुमारी श्रद्धा 10,000 रुपए का पुरस्कार। सारी बालिकाएं हैं इसलिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार श्री अजय कुमार दुबे, ये दिव्यांग हैं, 25,000 रुपए का पुरस्कार। चित्रकला प्रतियोगिता जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित की गई उसमें प्रथम पुरस्कार दिव्यांग श्री अजय कुमार दुबे को। द्वितीय पुरस्कार सृष्टि शुक्ला 15,000 रुपए की धनराशि। और तृतीय पुरस्कार श्री सुधाकर को 10,000 रुपए की धनराशि। दिव्यांग हैं आप भी।
प्रतिभा को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, ये इन सब ने करके दिखाया है। जोरदार तालियां हो जाएं। और अब ग्राम प्रधानों को, जिन्होंने आर्द्र भूमियों में अधिसूचना को हस्तगत किया, चित्रकूट के बाराबंकी के श्री राज किशोर वर्मा जी, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य किया है। 100 प्रधानों को पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन आज मंच पर 6 लोगों को दिया जा रहा है। चित्रकूट की श्रीमती मंतू सिंह, स्क्रीन पर आप सब इनके बारे में देख रहे हैं। श्री मनशा राम अयोध्या से, बाराबंकी से श्री सुशील कुमार सिंह जी, जिनका प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी जिक्र किया था। जोरदार तालियां। फर्रुखाबाद के श्री हरेंद्र सिंह जी, मैं ग्राम खंडोली का प्रधान हूँ, जिला फर्रुखाबाद, तहसील अमरपुर, ब्लॉक राजस्थान। और चंदौली की श्रीमती अनीता देवी जी। मैं चाहूंगी जो 100 प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा है, उन सब के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देकर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करके विकसित उत्तर प्रदेश का समग्र रूप से निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अभिसंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम और अभिवादन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती वी हेकाली जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री आरपी सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्रीमती अनुराधा बेमोरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन और पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारीगण, विश्व बैंक के प्रतिनिधिगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह में और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के आयोजनों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं और इन चीजों को अभ्यास करते हैं
कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है, और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था, उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है, और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आप आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है, हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब चल वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है, जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में, दुख में, अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए, लेकिन याद करना ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन करें, या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद बनाए गए हैं, उनके साथ जो हम लोगों ने संबंध जोड़े हैं, ये भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखो ना, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनका आभूषण क्या है? सर्प है। गले में वे सर्प रखे हुए हैं। सवारी क्या है? नंदी है। उनके पुत्र कार्तिकेय को ले, उनकी सवारी क्या है? मोर है। दूसरे पुत्र गणपति को लें, उनकी सवारी क्या है? मूस है, चूहा है। और अगर आप जगत जननी मां भगवती को देखें, उनकी सवारी क्या है? शेर है, बाघ। अब आप सोचो, बाघ और बैल की क्या मित्रता हो सकती है क्या? लेकिन दिखाया है इन सब की उपयोगिता है। याद करना, आप किसी जू में चले जाइए, आपने सब देखा, लेकिन अगर वहां टाइगर नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं। आप सभ्यता के आदि काल से लेकर के आगे की पूरे क्रम को देखेंगे, हर कालखंड में बैलों की पूजा की गई है, गाय को मान्यता दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार वह है, और उसकी पूजा शिव के रूप में हमने की है। नंदी को हमने इस रूप में मान्यता दी है। चूहा है, अगर वह गणपति की सवारी है तो सर्प भी हमारे अन्नदाता किसान की मित्र के रूप में उसको मान्यता दी गई है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जीवन चक्र आपस में मिलकर के है। और ये आप देखेंगे ना, हम लोग तो आज प्रातःकाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को कोकरेल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पे कितनी अच्छी वनस्पतियां वहां मौजूद हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लखनऊ सिटी के टेम्परेचर में और कोकरेल के टेम्परेचर में आप देखेंगे तो यह 3 से 4 डिग्री का अंतर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है। जिस समय लखनऊ में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, उस समय कोकरेल में वह 40 के आसपास होगा या उससे भी कम होगा। कितना शानदार प्राकृतिक वातावरण है। इस प्रकृति की गोद में जो कुछ भी आगे बढ़ेगा
वह आरोग्यता के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी भाव के साथ आज विश्व पर्यावरण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और इस बार की जो थीम दी गई है इस सब कार्य के लिए, जिसके बारे में अभी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है, इस बार की जो थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी इसका मतलब ही है कि हम सब स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उपजाऊ भूमि और हरित वन, ये मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। और यह तभी रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। और इस दृष्टि से हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहां इस बात को हमेशा लोग मान्यता देते रहे हैं। आज तो आपके यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना आ गई है। लोगों ने अपने अपने समरसेबल भी लगाए हुए हैं, पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन पहले कुआं खोदना एक पवित्र कार्य माना जाता था और मान्यता क्या थी कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुम, यानी 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष का महत्व सबसे अधिक है। आज आप देख रहे होंगे कितने अच्छे कार्यक्रम में, कितने पावन कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं। एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। प्रदेश में आर्द्र भूमि के रूप में 100 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए। देश में रामसर साइट के रूप में 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट आज यहां पे हम लोगों ने लॉन्च किया है। यूपी कैंप स्कीम के अंतर्गत क्लीन एयर की जो हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ चलने वाले कार्यक्रम हैं, इसको भी आज हमने उगने MOU करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। यानी अनेक कार्यक्रमों को एक साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है कि वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान हम जननी और जन्मभूमि के प्रति पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए, और इन चुनौतियों में हम भी प्रकृति के साथ खड़े हैं, इस दृष्टि से उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इस बृहद अभियान को देशवासियों को 3 वर्ष पहले इसके लिए आह्वान किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष से अधिक समय पे जो वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मुझे याद है पहले वर्ष 2017 में मार्च में सरकार बनी, हम लोगों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था। बामुश्किल 5 लाख पेड़ हमें मिल पाए थे वन विभाग की नर्सरी में। आज वही वन विभाग अपनी नर्सरियों में 50 करोड़ नर्सरी तैयार करता है। आज हमारे पास लगभग 55 करोड़ यानी गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट नर्सरियों में भी इतने पेड़ लगाने के लिए नर्सरी मौजूद है। हम लोगों ने लगातार इस संख्या को बढ़ाया है।
आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के साथ। और यह अभियान आगे बढ़ेगा। वन महोत्सव के अवसर पर जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में, अगले महीने ही, एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएगा। और प्रकृति, इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा। और इसीलिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस अभियान को लगातार एक नई गति दी है और उसी गति को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब आपके सामने हैं। जो चैलेंज हमारे सामने है, जिसके बारे में यहां पर कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग है, वायु प्रदूषण है, बायोडायवर्सिटी का क्षरण है और जल संकट, यह अपने आप में एक चैलेंज है। इन सब के लिए इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेज, तमाम ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जो लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं, सिंथेटिक केमिकल है और समय के साथ ही डिकम्पोज न होने के कारण ऐसी चीजें पर्यावरण में घुल रही हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी हैं। परिणाम है कि वर्षा का चक्र ही बदल गया है। अनियमित वर्षा, सूखा, एक समय में देश के किसी कोने में सूखा होता है, दूसरे कोने में बाढ़ होती है। प्रदेश में ही एक और अतिवृष्टि है, एक और अनावृष्टि है। ये तमाम संकट हैं और इन सभी संकटों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विजन देशवासियों को दिया है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप उन्होंने कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश भी पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। और इस अभियान के तहत हम लोग यह एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, हमने यहां पे जो वेटलैंड स्कीम के अंतर्गत यूपी ने, अकेले यूपी में 100 ऐसी साइट चिन्हित की। मेरा मानना है यूपी जल संसाधन की दृष्टि से देश के समृद्धतम राज्यों में से एक है। ऐसी अनेक साइट हमारे पास मौजूद है, हमें उसको चिन्हित करना होगा, अवैध कब्जे से इसको मुक्त करना होगा। याद रखना, प्रकृति के लिए मनुष्य को ही जीवित नहीं रहना है, जीव सृष्टि को ही नहीं रहना है, जंतु सृष्टि को भी रखना है। और ये जैव विविधता, ये मानव सभ्यता के लिए, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण अभियान का एक हिस्सा हम सबको बनना है। और उसके लिए यह कार्यक्रम, आज अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आज यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान का भी अभियान को शुभारंभ किया। यूपी कैंप से जुड़े हुए उस कार्यक्रम को भी यहाँ पर एमओयू को आगे बढ़ाने के साथ उसका लोगो, उसकी वेबसाइट, इन सब को भी यहाँ पे हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 100 वेटलैंड, इसमें हम लोगों ने उसकी अधिसूचना की घोषणा की है और वेटलैंड पोर्टल को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने यूपी अपने बोर्ड का मैस्कट का भी अनावरण किया है। और प्रदेश के अंदर रामसर स्थलों के को लेकर के जो अभियान प्रारंभ किया था, याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले केवल एक रामसर साइट थी, आज हमारे पास 13 ऐसे साइट उपलब्ध हो चुकी है।
और ये साइट जो देश के अंदर जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद किया था, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जयप्रकाश जी के पावन जन्मभूमि से जुड़ी हुई जनपद बलिया के अंदर सुरहा ताल ये 13वां रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुआ है। अनेक ऐसे स्थल हैं जो हम सबके सामने हैं, जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और ये सभी कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों गोरखपुर में एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे एक चिलवा ताल है, ऐसे पड़ा हुआ था। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के बंद पड़े खाद कारखाने को प्रारंभ किया। फर्टिलाइजर का जो वहां का प्लांट था, उसमें नया प्लांट स्थापित करके उसको प्रारंभ किया। अब उस प्लांट को प्रारंभ करने के लिए जल की आपूर्ति कहां से होगी? लोग योजना बना रहे थे। मेरे साथ कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा, सामने एक चिलवा ताल है, अगर आप देखेंगे एकदम सटा हुआ है, उस कारखाने से सटा हुआ है। मैंने कहा, अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे और इसका संरक्षण कर लेंगे तो आपको अच्छा वाटर यहां मिल सकता है। उन्होंने उस पूरे चिलवा ताल को संरक्षित करवाया। उसमें काश्तकारों की लैंड भी थी। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना प्रारंभ हो चुका है और पूरी वाटर की सप्लाई जो भी हो रही है उसी चिलवा ताल से हो रही है। और न केवल प्लांट के लिए बल्कि वहां पर जो टाउनशिप बसी हुई है, जो लोग वहां काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी, उसी कैंपस में एक सैनिक स्कूल है उनके लिए भी, वहां पे एसएसबी का भी एक मुख्यालय है जो भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के दायित्व को और पेट्रोलिंग के दायित्व को निर्वहन करती है, उनके लिए भी जल की आपूर्ति आज उसी ताल से हो रही है। और मैं गया था वहां पे, कितना बड़ा ताल संरक्षित हो गया। शाम के समय इतना अद्भुत वातावरण था। टेम्परेचर गोरखपुर का उस दिन लगभग 45 डिग्री था। और जब 3 दिन पहले जब मैं उस शाम के समय 5 बजे के आसपास उस ताल के किनारे गया, ऐसे लगता था जैसे 35 डिग्री से कम का टेम्परेचर हो। बहुत शानदार वातावरण वहां पे था। हम भी संरक्षित कर सकते हैं ऐसे तालाबों के, और गोरखपुर ने तो रामगढ़ ताल को संरक्षित कर दिया। 1400 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। 1400 एकड़ में ये चिलवा ताल भी लगभग 400-500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे बढ़ सकती हैं। उन्हें चिन्हित करके उन्हें नोटिफिकेशन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े हैं, और वास्तव में ये हमारा दायित्व भी बनता है और ये हमारा उस कार्यक्रम का हिस्सा भी है। आज सुरवा ताल, ये हम लोगों ने इसको घोषित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मेरा मानना है कि ये चीजें आगे बढ़ेंगे। दूसरा, श्रावस्ती के अंदर जो हमें गुलेरा यानी केन नाला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में उसको अधिसूचित किया है। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाई गई नगरी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहीं व्यतीत किए थे। जैन परंपरा से जुड़ी हुई भी वो तीर्थस्थली है। इतनी महत्वपूर्ण स्थली पे उसकी उपेक्षा होती रही, लेकिन आज वहां पर केन नाला को भी वहां पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। और उसकी वीडियो को आपने देखा होगा, कितनी अच्छी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर कि यूपी कैंप लोगो डिजाइन
की जो प्रतियोगिता हुई थी उनके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी यहाँ पे इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूँगा कि ग्राम प्रधानों का दायित्व है या नगर निकायों के चेयरमैन या महापौर का दायित्व बनता है कि जो भी इन क्षेत्रों में हमारे पास तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनको हम संरक्षित करें, इनको अपनी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनाएं, नगर निकाय का हिस्सा बनाएं। अमृत सरोवर के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव सरोवर हर एक ग्राम पंचायत में स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को हाथ में लिया था। एक पेड़ मां का नाम हम उसमें स्थापित करवाएं, कुओं को संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना, बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण के आधार अमृत सरोवर की सफाई के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। पोखरेल जा रहा था और कितना शानदार दिखाई दे रहा था, यानी लखनऊ की जो सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्य हो सकता है उसमें से एक सौमित्र वन भी है कुकरेल के किनारे, नहीं तो वहां कब्जे हो रखे थे, हर किसी का कब्जा। तो उन भूमाफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा, उन वन माफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा जो अवैध कटान करते हैं, उन स्मगलरों से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन माफिया से भी हमें सचेत रहना होगा जो इल्लीगल माइनिंग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन सभी लोगों से भी जो कुओं को, बावड़ियों को नुकसान पहुंचा करके या जल के किसी स्रोत को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सजग नागरिक के रूप में, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि हम मातृभूमि के प्रति इन दायित्वों का निर्वहन करें। आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, एक पेड़ मां के नाम, आप सबसे और पूरे प्रदेशवासियों से मैं अपील करूंगा कि आज तो आप एक पेड़ मां के नाम लगाए ही, यह अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। बरसात होगी, वन महोत्सव के अवसर पर जुलाई मास में एक तिथि तय होगी, उस तिथि के दिन, उस तिथि को के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में एक दिन में हम लोगों को 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने हैं, और उसकी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क हमारा हो चुका है। वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। आप सोचो, 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमने बढ़ाया। यूपी जैसे राज्य में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाधिक हम लोगों ने 9 वर्षों में स्थापित किया, वहां फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। यानी यूपी में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक मार्गों को हम लोगों ने 4 लेन 6 लेन बनाया। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर किसी राज्य में स्थापित हुआ है 9 वर्षों में, तो यूपी के अंदर हुआ। लेकिन उस राज्य ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखती हैं कि अच्छी प्रगति उस दिशा में हुई है, लेकिन हर नागरिक जागरूक हो जाए तो यह तो हम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह मुक्त करें। यह पर्यावरण के लिए भी संकट है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी संकट है। इन दोनों से अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना, अधिक से अधिक संख्या में, याद करना कि अधिक से अधिक पैमाने पे हम लोग जल संरक्षण के कार्यक्रम के साथ जुड़ें, और इसके लिए 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़ मां के नाम अवश्य हो, यह हर नागरिक का दायित्व है।
दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है। हर एक ओर से उससे बचाना है। उन शरारती तत्वों से जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों से भी, अन्य जीव जंतुओं से भी बचाना है, उसकी रक्षा करना। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोंटी खोल करके जा रहा है, उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके। उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। प्रकृति के अनुकूल, याद रखना, जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी जहां पे कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा, लगना पड़ेगा। याद करना, विकसित भारत की आधारशिला एक स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से ही संभव हो सकती है, और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में हम सब